गबरू चाय की दुकान पर समोसे खाता हुआ चाय वाले से बोला, अबे ओ चाय वाले भैया हो, ये समोसे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। एक काम करो, जल्दी से एक बढ़िया आधा कप चाय बना दो। गबरू की बात सुनकर चाय वाला क्रोधित होकर बोला, गबरू भैया पहले पिछला वाला हिसाब करो। अबे अभी पैसे नहीं है बे, दे दूंगा। अरे अगर पैसे नहीं है तो फिर ये समोसे कैसे खरीद कर लेकर आए? अबे ये भी उधार ही लेकर आया हूँ, समझे? जानता था तुम्हारे जैसे लोगों की जिंदगी उधारी में ही कट जाती है। अरे काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। धरती पर बोझ हो तुम कासगंज से जो है अपनी सड़ी हुई शकल लेकर दफा क्यों नहीं हो जाते भैया? अबे ओ बस बहुत ज्यादा बोल दिया तूने, समझा? चाय वाले कहीं के। अबे अब अगर इससे आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तभी वहाँ पर रतन, जो कि गबरू का लंगोटिया यार था और छोटी मोटी चोरियां करता था, आकर बोला, क्या बात है गबरू भैया, ताहे को चाय वाले पे गुत्ता कर ले हो? अबे तुम्हें क्या बताऊं यार, ये 2 कौड़ी का चाय वाला अबे मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा यार। मतलब तुम्हारा अपमान कर रहा है। हाँ भाई अरे भाई, अपमान तो उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान हो। अबे क्या मतलब है? अबे तभी रतन गुस्से से बोला, गबलू तुमने कुछ दिनों पहले ना मुझसे पैसे उधार लिए थे और आज तक नहीं लौटा है। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जानते हो लतन जब किसी से दोस्त निकलता है तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन किसी से दुश्मन निकलता है ना तो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अचानक क्रोधित होकर रतन की ओर देखकर बोला, अबे ओ तुम सिर्फ अपने लंबे होने का फायदा उठाते, समझे? मैं नाटा हूँ ना, इसीलिए तुम मुझसे अकड़ कर बात कर रहे हो, समझे? ओ तुम्हारा खलील तो दलूल नाता है, लेकिन तुम्हारी जुबान कितनी लंबी है, तभी थोता है तुमने। रतन की बात सुनकर गबरू पैर पटकता हुआ कासगंज से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर ही चला था कि तभी एक भिखारी की आवाज गबरू के कानों में टकराई, ईश्वर के नाम पे मुझे कुछ दे दे बेटा। गबरू उस भिखारी से बोला, अबे ओ मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, समझे? समझ गया, इसका मतलब तुझे मेरे वरदान की जरूरत है। साधु की बात सुनकर गबरू गुस्से से बोला, अबे खुद तो भीख मांग रहा है और मुझे वरदान देने की बात कह रहा है? अबे भीख तो मैं अपने शौक के लिए मांग रहा हूँ, वरदान तो मैं मुफ्त में दे देता हूँ। अच्छा तो तू मुझे क्या वरदान दे सकता है बे भिखारी? है बे कर भला तो हो बुरा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कर बुरा तो हो भला। अबे ये क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है बे तू भिखारी? है बे तू सीधे सीधे बताएगा कि वरदान क्या है बे? गबरू की बात सुनकर अचानक भिखारी क्रोधित होता हुआ बोला, तू आज से जो कुछ भी बोलेगा वो हो जाएगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि तू बार बार मुझे भिखारी भिखारी कहकर अपमानित कर रहा है। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से चला गया। भिखारी के जाते ही गबरू अपने आप से बोला, अबे ये भिखारी क्या वरदान देकर चला गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही समझ पाया हूँ कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका बुरा ही होगा। चलो वैसे भी कासगंज के लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं सबको बुरा बोलकर बर्बाद कर दूंगा। है इतना बोलकर गबरू दौड़ता हुआ सीधा चाय वाले की दुकान पर आकर बोला, ओ देख भाई चाय वाले हो, और मुझे चाय की तलब बहुत महसूस हो रही, समझा? जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना चल। अरे कितने बेशरम हो तुम गबरू भैया, हैं? फिर आ गए? पहले पिछली उधारी चुकाओ, उसके बाद ही चाय मिलेगी। हाँ अबे तू मुझे जानता नहीं बे, चाय वाले कहीं के है बे? अगर मैं कुछ भी बुरा बोलूंगा ना तो तेरे साथ वही हो जाएगा, समझा? अरे अब ये कौन सी नई नौटंकी लेकर आए हो? है? कुछ देर पहले तो भीगी बिल्ली बनकर यहाँ से भाग गए थे, अचानक शेर कैसे बन गए भाई? सुनो भाई गबरू, तुम चाहे जितने भी शेर बनने की कोशिश करो,
लेकिन तुम रहोगे बिल्ली ही, क्योंकि तुम हो ही इतने नाटे। चाय वाले की बात सुनकर चाय की दुकान पर बैठे हुए लोग गबरू के ऊपर हंसने लगे। लोगों को अपने ऊपर हंसता देख गबरू बुरी तरह से क्रोधित होकर चाय वाले से बोला, अबे तो तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ठीक है, तेरी चाय की दुकान पर अभी आग लग जाएगी, समझा? मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर चाय वाला चाय बनाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, भैया, मेरी चाय की दुकान पर आग तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि आग तो तुम्हारे अंदर लगी हुई है, लेकिन कहाँ ये तो तुम बता ही सकते हो। इतना बोलकर चाय वाला जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक तेज हवा का झोंका चूल्हे से टकराया। चूल्हे से निकल रही आग सब तरफ फैल गई और देखते ही देखते चाय की दुकान पर आग लग गई। अरे अरे अरे, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे नास पीटे गबरू, तू तो वाकई काली जुबान लेकर आया है रे। ए देखा बे, मुझसे पंगा लेने का अंजाम बे है बे। इतना बोलकर गबरू अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया और एक तरफ बैठकर बोला, उस भिखारी का वरदान तो वाकई काम कर गया भाई। मैंने चाय वाले से कहा कि उसकी दुकान पर आग लग जाएगी और वास्तव में आग लग गई। अब मैं किससे बर्बाद करूं बे? तभी गबरू की नजर झुमरी पर पड़ी, जो कि रिक्शे पर बैठकर कहीं जा रही थी। गबरू झुमरी को निहारते हुए अपने आप से बोला, अब मुझ में ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं किसी का भी बेड़ा गर्क कर सकता हूँ। क्यों ना मैं झुमरी को डरा धमका कर उसे शादी के लिए मना लूं। इतना बोलकर गबरू दौड़ता हुआ झुमरी के पास चला गया और रिक्शे वाले से बोला, अबे ओ रिक्शे वाले, यहीं रोक ले। गबरू की बात सुनकर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक लिया। रिक्शे पर बैठी हुई झुमरी गुस्से से गबरू से बोली, क्या बात है गबरू, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम रिक्शे वालों पर दादागिरी दिखाने लगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कितनी बार कहा है गबरू की प्रेम करने के लिए अपने साइज की ढूंढो। अरे 1.5 फीट के तो तुम वैसे ही हो, तुमसे कहीं ज्यादा तो मेरी टांगे लंबी है। अबे ओ, तुम मेरा अपमान कर रही है झुमरी। अब अगर तुम अपनी सड़ी हुई आलू जैसी शक्ल लेकर यहाँ से दफा नहीं हुए ना, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि मेरी चप्पल अपमान करेगी। झुमरी की बात सुनकर गबरू गुस्से से झुमरी से बोला, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी टांगों पर। जब यही टांगे रिक्शे से उतरकर टूट जाएंगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा। हाँ। इतना बोलकर गबरू वहाँ से चला गया। झुमरी अपने आप से बोली, इस नाटे ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब तो मेरा सहेली के घर जाने का मूड भी नहीं कर रहा, घर ही चलती हूँ। इतना बोलकर झुमरी जैसे ही रिक्शे से उतरी, अचानक उसका पैर मुड़ गया और झुमरी गिर पड़ी। झुमरी दर्द से कराहते हुए बोली, हाय तेरा सत्यानाश चाहे 1.5 फीट, नाटकत के साथ साथ तेरी 1.5 फीट की काली जबान का भी सत्यानाश जाए। इस दृश्य को कासगंज का एक व्यक्ति बहुत गौर से देख रहा था। वो दौड़ता हुआ मुखिया के घर जाकर मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, तुम यहाँ पर बैठे हुए आराम कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी झुमरी रिक्शे से गिर गई और उसका पैर टूट गया, और ये सब हुआ उस नाटे गबरू की वजह से। ये सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला, क्या उस नाटे गबरू में इतनी ताकत आ गई कि उसने मेरी बेटी झुमरी का पैर तोड़ दिया? अरे मेरी बेटी झुमरी उसे पैरों से ही कुचल कर मार डालेगी। हाँ नहीं मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे। वो नाटा बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। न जाने कहां से चमत्कारिक शक्तियां लेकर आया है। जिसके बारे में जो बुरा बोल रहा है वही होता जा रहा है। ऐसी बात है क्या? फिर तो जाकर देखना पड़ेगा कि उसकी काली जुबान मेरा क्या बिगाड़ पाती है। ऐसी मार मारूंगा कि अगले जन्म में 1.5 फुट से आधा फुट का ही पैदा होगा। हाँ। तभी वहाँ पर कुछ लोग झुमरी को लेकर आ गए। झुमरी के पैर में प्लास्टर बंधा था। झुमरी रोते हुए अपने पिता मुखिया को सारी घटना बताने लगी। पिताजी, उस गबरू को छोड़ना नहीं। तू चिंता मत कर झुमरी, उसने तुझे बुरा कहा है ना, आज के बाद ससुरा किसी को बुरा नहीं कहेगा।
उसकी जुबान ही काट लूंगा। हाँ। मुखिया उस व्यक्ति को लेकर गबरू के घर पर चला गया। गबरू घर पर आराम से लेटा था। मुखिया को देखकर गबरू चौंकते हुए बोला, मुखिया जी, बगैर दरवाजा खटखटाए मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? अरे अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे जैसे चोरों के घर पर दरवाजा खटखटाऊं। अबे ओ देखो मुखिया, कुछ ही देर में मैंने सारे गांव में आतंक मचा दिया, समझे? हाँ हाँ, मुझे पता चला। तूने अपनी काली जुबान से चाय वाले की दुकान पर आग लगा दी और मेरी बेटी झुमरी का पैर तोड़ दिया। अबे ओ बकवास मत करो मुखिया, सीधे सीधे बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? तुझे कासगंज से बाहर निकालने के लिए। तेरे जैसा पनौती जब तक कासगंज में रहेगा, कासगंज का कभी भला नहीं हो सकता। अबे ओ, सुना है कि तुम्हें अब आंखों से कम दिखाई देने लगा मुखिया? अगर तुम अंधे हो जाओ तो कैसा रहेगा? मैं कहता हूँ तुम अभी और इसी समय अंधे हो जाओ। गबरू ने इतना कहा ही था कि तभी मुखिया की आंखों में तेज दर्द हो उठा। अचानक उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। मुखिया चीखता हुआ बोला, अरे तेरा सत्यानाश जाए 1.5 फुटिये, तू तो वाकई काली जुबान निकला रे। मैं तो सोच रहा था कि तू नई नौटंकी लेकर आया है, मगर ये कोई नौटंकी नहीं, ये तो सच निकला। अरे अब झुमरी का पैर टूट गया है और तू अंधा हो गया है। अब तो तुझे झुमरी के साथ मेरा विवाह करना ही पड़ेगा। क्यों है? इतना बोलकर गबरू घर से बाहर निकल गया। वो व्यक्ति मुखिया का हाथ पकड़कर उसे सहारे से गबरू के घर से बाहर लेकर आ गया। मुखिया जी, आपको क्या जरूरत थी गबरू को धमकाने की? बोला था ना आपसे कि वो जो बोल रहा है वही हो रहा है। अरे क्यों बकवास किया जा रहा है? तू ही तो आया था मेरे पास उसकी करतूत बताने के लिए। तेरी वजह से ही मुझे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। तभी अचानक मुखिया को सब कुछ दिखाई देने लगा और पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। अरे अरे ये तो चमत्कार हो गया। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है और पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है भाई। मतलब? अरे पहले मुझे दूर का देखने में थोड़ी दिक्कत होती थी, मगर अब तो मुझे वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुखिया की बात सुनकर चलते हुए गबरू के कदम अचानक रुक गए और वो चौंकते हुए बोला, है? अबे ऐसे कैसे हो सकता है बे? मैंने तो बुरा बोला था। तूने बुरा बोला था और हो भी गया था, लेकिन भगवान के चमत्कार से सब कुछ सही हो गया। अब मैं तुझे कासगंज में नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर मुखिया ने चिल्लाते हुए सारे गांव वालों को एकत्रित कर लिया और बोला, देखते क्या हो, इस नाटे काली जुबान को धक्के देकर कासगंज से बाहर निकाल दो। कासगंज वाले गबरू को कासगंज से बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी चाय वाला वहाँ पर दौड़ता हुआ आ पहुँचा। अरे अरे हमारी तो किस्मत खुल गई भैया। अरे हम तो रातों रात लखपति हो गए। ये सुनकर सभी चौंक पड़े। हाँ? क्या बकवास कर रहा है चाय वाले? तेरी तो चाय की दुकान पर आग लग गई थी। अरे सही कहा, हमारी चाय की दुकान पर आग लग गई रही। मैं भूल गया रहा कि मैं जो है अपनी चाय की दुकान पर 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जो कि मुझे मिल गया है। अब मैं चाय की दुकान की जगह काफी की दुकान खोलूंगा। हाँ, काफी पिलाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और मुखिया से बोला, मुखिया जी, झुमरी अपनी सहेली के घर पर जा रही थी क्या? वो गई तो नहीं? नहीं, वो तो नहीं गई। इस गबरू ससुरे ने उसे बुरा जो बोल दिया था। अरे इसने बुरा बोला तो सही किया। हाँ? क्या मतलब? मतलब झुमरी जिस सहेली के घर पर जा रही थी ना, अचानक उसका घर टूटकर गिर गया। उसकी सहेली और उसके माता पिता की हालत बहुत ही गंभीर है। झुमरी बच गई, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तभी वहाँ पर वही भिखारी आ पहुँचा जिसने गबरू को वरदान दिया था। भिखारी मुखिया की ओर देखकर बोला, ये नाटा थोड़ा नादान है और ये कासगंज के निठल्लों की शान है, इसे क्षमा कर दो। मुखिया,
मैंने ही इसे वरदान दिया था कि कर बुरा तो हो भला। इसने जिसके बारे में बुरा बोला, बाद में उन सब का भला ही हुआ, जैसे कि चाय वाला और तुम्हारी बेटी और स्वयं तुम। भिखारी की बात सुनकर मुखिया गबरू की ओर देखकर बोला, इस बार तो तुम बच गए गबरू, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। गांव वालों वहां से चला गया। भिखारी मुस्कुराते हुए गबरू की ओर देखकर बोला, मूर्ख नाटे, अगर तू मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं तुझे इससे अच्छा वरदान देता। इसीलिए मैं तुझसे ये वाला वरदान भी छीनता हूँ। इतना बोलकर वो भिखारी भी चला गया। गबरू बेचारा चुपचाप अपने घर पर जाकर अपने आप से बोला, अबे हाँ, ले ले अपना बेकार सा वरदान। लेकिन हाय, मेरी झुमरी हाथ से निकल गई। लेकिन तुम मेरी होकर रहोगी झुमरी, याद रखना। पता नहीं मेरे दिन कब बदलेंगे यार। अब निकल ले पतली गली से गबरू, नहीं तो बहुत पिटेगा। हाँ अबे हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ। झुमरी को लव यू कहना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैं? तेरी तो रुक जरा।